जय मां भारती, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे वर्ण या ध्वनि विचार में मुख्यतः स्वर तथा स्वरों के वर्गीकरण की। तो आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र जमीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी कक्षा नव हिंदी प्रभा में। हमने दोस्तों अंतिम कक्षा में जो बिंदु पढ़े वो पहला बिंदु हमने पढ़ा हिंदी भाषा में वर्ण या ध्वनि। यहाँ हमने पढ़ा हिंदी भाषा में वर्ण या ध्वनियों की संख्या मुख्यतः दो है, एक स्वर और एक व्यंजन। यहाँ हमने ये देखा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनि कहलाई स्वर। और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है तथा ओष्ठों के द्वारा कुछ अवरोध के साथ बाहर निकलती है, वे ध्वनि कहलाई व्यंजन। यहां हमने सर्वप्रथम स्वर की चर्चा की और जब स्वर की चर्चा की तो हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम जो हमने स्वर पढ़े उनकी संख्या पढ़ी हमने 13 है, जिनमें री का स्थान रहा अंत में। फिर हमने बात की मुख्यतः स्वरों की, और मुख्यतः स्वरों की संख्या जब हमने पढ़ी तो मित्रों हमने पढ़ी 11। यहीं से हम अपनी बात को पुनः प्रारंभ करते हैं कि जो मुख्यतः स्वरों की संख्या है वो 11 है और उसमें पहला स्वर है ए, पहला स्वर है ए, आ, ई, उ, री। ये बात महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, क्योंकि री का स्थान सर्वप्रथम स्वरों में सबके अंत में आता है, जबकि मुख्यतः स्वरों के अंतर्गत री का स्थान जो है वो उ के बाद है और ए से पहले है। तो री, ए, आई, ओ, अ। यहां अंतिम कक्षा में हमने यह भी देखा था कि अंग और अह जो स्वर हैं उनको स्वर परिवार से अलग किया गया तथा नाम दिया गया अयोग्य है, क्योंकि ये दोनों स्वर अन्य किसी स्वर के सहयोग के बिना काम नहीं करते। तो ये जो मुख्यतः स्वरों की संख्या है ये है 11। यहां भी स्वर जो हैं वो दो प्रकार के हैं, मुख्यतः स्वर भी हैं दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है उसे हम कह सकते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा जो प्रकार है उसे हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर। पहला प्रकार है मूल स्वर और दूसरा जो प्रकार है इसे हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर। वे स्वर जिनका जो अन्य किसी स्वर के सहयोग के बिना बने हुए हैं वे कहलाए हैं मूल स्वर, और वे स्वर जो मूल स्वर के सहयोग से बने हुए हैं वे कहलाए संयुक्त स्वर। जैसे हिंदी भाषा में जो है वो चार स्वर जिसमें पहला स्वर ए, ई, उ और री, ये जो चार स्वर हैं ये कहलाते हैं मूल स्वर, अर्थात ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अन्य किसी स्वर के सहयोग के बिना बने हुए हैं, तो ये कहलाए मूल स्वर। और वे स्वर जो मूल स्वरों के योग से बने हुए हैं वे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। यहां हम इनको देख सकते हैं कि ए धन ऐसे बनता है आ, ए धन ऐसे बनता है आ। इसी प्रकार से ई धन ई से बनता है ई, उ धन उ से बनता है उ, ए धन ई से बनता है ए, ए धन ए से बनता है आई, ए धन उ से बनता है ओ, और इसी प्रकार से ए धन ओ से बना हुआ है अब। तो ये जो सात स्वर हैं, ये जो सात स्वर हम देख रहे हैं यहां, एक आ, फिर ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सातों स्वर मूल स्वरों के योग से बने हुए हैं। जब सातों स्वर मूल स्वरों के योग से बने हुए हैं तो इन्हें कहा जाएगा संयुक्त स्वर। तो यहां हम लिख सकते हैं जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या रहेगी 7, जिसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ,
और अंत में अ। ये बात हो गई मूल और संयुक्त स्वरों की। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बात और देख सकते हैं मूल और संयुक्त स्वर के संदर्भ में। दोस्तों, जो मूल स्वर है उनका उच्चारण करते समय या बल का आघात कम लगता है। तो मूल स्वरों को उच्चारण की अवधि के आधार पर कहा गया है ह्रस्व स्वर। मूल स्वरों को उच्चारण की अवधि के आधार पर कहा गया है ह्रस्व स्वर। और संयुक्त स्वरों का उच्चारण करते समय बल का आघात लगता है ज्यादा, इसलिए संयुक्त स्वरों को उच्चारण की अवधि के आधार पर कहा गया है दीर्घ स्वर। यहां कई बार परीक्षा में हमसे यह भी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या है, तो जो सभी मूल स्वर हैं वे उच्चारण की अवधि के आधार पर ह्रस्व स्वर कहलाएंगे और सभी संयुक्त स्वर उच्चारण की अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाएंगे। कई बार यहां से जब हम छंद पढ़ते हैं तो यहां मात्रा काल के आधार पर स्वरों की चर्चा हो जाती है, जिन्हें हम लघु और गुरु के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं या परिभाषित किया गया है। तो जो मूल स्वर हैं इन्हें कहा गया है लघु स्वर और जो संयुक्त स्वर हैं इन्हें कहा गया है गुरु स्वर। मूल स्वरों को मात्रा काल के आधार पर लघु स्वर कहा गया है और जो संयुक्त स्वर हैं इन्हीं को मात्रा काल के आधार पर गुरु स्वर कहा गया है। जो मूल लघु स्वर हैं उनको खड़ी पाई के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जो लघु स्वर हैं उनको अभिव्यक्त किया जाता है खड़ी पाई के द्वारा, इसे हम कहेंगे खड़ी पाई। खड़ी पाई और मात्रा गिनी जाएगी दोस्तों 1। और जो गुरु स्वर है उनको वक्र चिह्न के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा और मात्रा गिनी जाएगी 2। तो ये है मुख्यतः स्वर। आगे हम ये भी देख लेंगे कि कब तो मात्रा 1 की बजाय कई बार 2 भी गिनी जाती है छंदों में, ये हम चर्चा करेंगे छंदों में। तो मुख्यतः स्वरों की संख्या रही 2, एक मूल स्वर, दूसरे संयुक्त स्वर। मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा गया, लघु स्वर कहा गया और संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर कहा गया और गुरु स्वर कहा गया। फिर अगली बात आती है व्यावहारिक दृष्टि से स्वर। व्यावहारिक दृष्टि से स्वर, और जैसा कि आप सभी को पता है हमने अंतिम कक्षा में पढ़ा था कि व्यावहारिक दृष्टि से जो स्वरों की संख्या है वो है 12। व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या है 12। हमने यहां यह भी देखा था कि व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या 12 कैसे है। जो मुख्यतः स्वर है इनकी संख्या रही 11 है और एक स्वर जो है उसे गृहीत स्वर कहा गया या आगत कहा गया या विदेशी कहा गया। गृहीत, आगत या विदेशी, ये ग्रहण किया गया अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इस स्वर का प्रयोग होता है जिसका उच्चारण होता है आ और ओ के बीच से। इसका उच्चारण होता है आ और ओ के बीच से। तो इसी प्रकार से 11 और 1 मिलकर हो गए 12। तो व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या रही 12 है। अंग्रेजी भाषा में इस स्वर का प्रयोग होता है जैसे कॉलेज, नॉलेज, ठीक है। तो व्यावहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या रही 12। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं हम। पहली महत्वपूर्ण बात देखें तो कई बार अनेक भर्ती परीक्षाओं में हमसे संधि स्वरों की चर्चा की जाती है। तो संधि स्वरों की संख्या है 4। ये जो 4 स्वर हैं ए, आई, ओ, औ, इन्हें कहा जाएगा संधि स्वर, अर्थात ये संधि से बने हुए हैं। आगे जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो गुण संधि में और वृद्धि संधि में हम इनकी चर्चा करेंगे। ये मूलतः दीर्घ हैं और ये 4 जो कहलाए इन्हें कहा गया संधि स्वर। कई बार अनेक भर्ती परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न होता है। विगत दिनों में
जो छत्तीसगढ़ टेट भर्ती परीक्षा लगी वहां भी यहां से प्रश्न हुआ कि री है, तो यहां हमें एक बात और देख लेनी है विशेष कि जो री है ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है। विशेष बात रहेगी री के संदर्भ में। री के संदर्भ में यदि हम विशेष बात की चर्चा करें तो री को हम दोनों बातों में लेकर जा रहे हैं। एक बार हम इसे कह रहे हैं स्वर और फिर हम कह रहे हैं इसे व्यंजन। यहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये स्वर कब है और ये व्यंजन कब है। दोस्तों हम री को लिखते हैं इस प्रकार से और री की मात्रा होती है कुछ इस प्रकार से, ये री की मात्रा है। लेकिन इस री का उच्चारण इस रे धन ई बराबर री, इस री की तरह इस री का उच्चारण होता है। जब इस री की तरह इस री का उच्चारण है तो ये है तो स्वर और उच्चारण हो रहा है व्यंजन के समान। तो जो मौखिक रूप है, जो मौखिक रूप है अर्थात जो उच्चारण करने वाला रूप है ये व्यंजन के समान है, इसलिए लिखित रूप में मौखिक रूप में इसे कहा गया व्यंजन। मौखिक रूप में इसे कहा गया व्यंजन और जो लिखित रूप है इसमें इसे कहा गया स्वर। ये री के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। तो चलिए हम अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण। यदि दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो स्वरों को वर्गीकृत किया गया है 5 आधारों पर। स्वरों को वर्गीकृत किया गया है 5 आधारों पर। स्वरों का वर्गीकरण कई बार अनेक भर्ती परीक्षाओं में यहां से प्रश्न किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का वर्गीकरण किया गया 5 आधार पर। इन 5 आधारों को हम देख सकते हैं। जो पहला आधार है वो है उच्चारण की अवधि। उच्चारण की अवधि, इस अवधि से तात्पर्य है समय। उच्चारण की अवधि अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। दूसरा प्रकार हो जाएगा यहां उच्चारण स्थान, उच्चारण का स्थान। तीसरा प्रकार रहेगा जिह्वा की क्रियाशीलता। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा जिह्वा की क्रियाशीलता। फिर ओष्ठों की गोलाई, ये सबसे सरल है ओष्ठों की गोलाई, अभी हम देखेंगे कैसे। और पांचवा अंतिम और इन सब में महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो है मुखाकृति। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनेक भर्ती परीक्षाओं में यहां से प्रश्न होता है। प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो एक ही प्रश्न होता है और ये जो डायग्राम है, ये जो रेखा चार्ट है, इसकी पूरी जानकारी एक प्रश्न में पूछ ली जाती है। उसकी चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले हम देखते हैं कि जो उच्चारण की अवधि है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहले स्वर हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे स्वर हैं दीर्घ स्वर और तीसरे स्वर हैं प्लुत स्वर। पहले स्वर हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे हैं दीर्घ और तीसरे हैं प्लुत। अभी हमने बात की कि जो मूल स्वर हैं उनका उच्चारण करते समय या बल का आघात कम लगता है। तो मूल स्वरों को उच्चारण की अवधि के आधार पर ही हमने कहा ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाएगी 4, ए, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर हैं ये कहलाए ह्रस्व स्वर। और फिर जो संयुक्त स्वर हैं उनका उच्चारण करते समय या बल का आघात लगता है ज्यादा। जैसे एक तो हम बोले ए, फिर हम बोल रहे हैं आ। जब हम ए का उच्चारण कर रहे हैं तो समय या बल का आघात कम लगता है, जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं तो समय या बल का आघात ज्यादा लगता है। तो सभी संयुक्त स्वर जो हैं वो कहलाए दीर्घ। तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ,
और आउ जो स्वर है ये कहलाए दीर्घ। अब एक नई बात यहां हमारे सामने दृष्टिगत हुई, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? हर कोई स्वर प्लुत हो सकता है बशर्ते उसका उच्चारण करते समय या बल का आघात दीर्घ से भी ज्यादा लगे। अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या बल का आघात दीर्घ स्वर से ज्यादा लगता है। दीर्घ स्वर से ज्यादा लगता है मतलब तिगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर में और तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर में। जब तिगुना समय लगता है तो प्लुत स्वर को देवनागरी अंक 3, यहां यह भी ध्यातव्य रहेगी बात कि ये जो है ये देवनागरी अंक है, देवनागरी अंक 3। अब हमारे जहन में ये बात आ रही है कि देवनागरी क्या है, तो हमने जो अब हमारी प्रथम कक्षा हुई थी उसमें हमने भाषा के संदर्भ में जब चर्चा की तो हमने देखा था कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। तो प्लुत स्वरों को देवनागरी अंक 3 के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं ओम, ओम जब बोलते हैं तो ओ जो स्वर है ये दीर्घ स्वर है। जब हम बोलते हैं ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ के बाद में देवनागरी अंक 3 है। जब ओ के बाद में देवनागरी अंक 3 है अर्थात ये जो ओ स्वर है ये है प्लुत, ओ स्वर है प्लुत। तो हर कोई स्वर प्लुत हो सकता है और प्लुत स्वरों को अभिव्यक्ति दी जाती है देवनागरी अंक 3 के द्वारा। और यहां एक विशेष बात और हम देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि या देवनागरी अंक का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का भाग क, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग क में देवनागरी लिपि की चर्चा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का भाग क क्या कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और प्रयुक्त अंकों का रूप देवनागरी अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। तो अंत में हम ये भी देखेंगे कि देवनागरी अंक कौन से होते हैं और उनका अंतरराष्ट्रीय स्वरूप कौन सा होता है। ये पहला वर्गीकरण रहा उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर। ऋस्व स्वर सभी मूल स्वर ऋस्व कहलाए, सभी संयुक्त स्वर दीर्घ कहलाए और यदि किसी स्वर का उच्चारण करते समय या बल का आघात ज्यादा लगे तो वे स्वर कहलाए प्लुत। और सभी स्वर, ये बात ध्यातव्य रहेगी कि जो सभी स्वर हैं ये प्लुत स्वर कहलाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान की यदि हम चर्चा करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं वो हैं दो प्रकार के। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। पहले हैं अनुनासिक और दूसरे हैं निर्नुनासिक। पहले स्वर हैं अनुनासिक और दूसरे स्वर हैं निर्नुनासिक। यहां हम यह कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश मुख के साथ साथ नाक के द्वारा निकले। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का जो अंश है वो मुंह से भी निकले और नाक से भी निकले तो कहलाएंगे अनुनासिक। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश केवल मुख से निकले, नीरुनासिक अर्थात नासिका के बिना, अनुनासिक मतलब नासिका के साथ। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश मुंह के साथ साथ नाक के द्वारा निकले उन्हें अनुनासिक कहा जाएगा। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश केवल मुख से बाहर निकले उन्हें कहा जाएगा नीरुनासिक। जैसे कुछ शब्द हम यहां देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं चंचल, फिर हम बोलते हैं अनार, फिर हम बोलते हैं अंधेरा। चंचल की जगह दूसरा शब्द हम एक बार ले लेते हैं, समानता रहेगी अंश। देखिए पहला जो शब्द लिया हमने लिया अंश, दूसरा शब्द है अनार, तीसरा शब्द है अंधेरा। यहां आप रेखांकित वर्ण को देखें, जब आप अंश में ए का उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण करने के बाद वायु का जो प्रमुख अंश है वो केवल नाक से बाहर निकल रहा है। अर्थात ये जो अनुस्वार है इसके लिए वायु का प्रमुख अंश निकल रहा है केवल नाक से।
फिर अब आप अनार में जब ए बोल रहे हैं तो ए का उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश केवल निकल रहा है मुख से, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। फिर जब हम अंधेरा बोलते हैं, एक बार बोलिए अंधेरा, जब हम अंधेरा बोलते हैं तो अंधेरा उच्चारण करते समय जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो वायु का प्रमुख अंश मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकलता है। तो यहां अपनी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकले वे तो हैं अनुनासिक, और केवल मुख से बाहर निकले वे हैं निरुनासिक, और केवल नाक से बाहर निकलेगा वो रहेगा दोस्तों अनुस्वार। हालांकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो अनुस्वार को भी अनुनासिक ही कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकले वे अनुनासिक कहलाएंगे, और अनुनासिक स्वरों को चंद्र बिंदु, देखिए दोस्तों इसे हम चंद्र बिंदु बोल रहे हैं लेकिन इसका मूल नाम है अनुनासिक चिह्न। तो अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक चिह्न के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा और शेष सभी हो जाएंगे निरुनासिक। अब अपने जहन में एक बात आ रही है, तो कौन से स्वर तो अनुनासिक होते हैं और कौन से स्वर निरुनासिक होते हैं? तो हमेशा याद रखना मित्रों कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं और सभी स्वर निरुनासिक होते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकल रहा है तो वो अनुनासिक है, और केवल मुख से बाहर निकल रहा है तो वो निरुनासिक है। जैसे हम यहां लिख सकते हैं इकाई, एक शब्द है इकाई, दूसरा शब्द है ईंट। पहला है इकाई, दूसरा है ईंट। जब इकाई में हम ई का उच्चारण कर रहे हैं, इस ई का उच्चारण कर रहे हैं तो वायु का प्रमुख अंश केवल निकल रहा है नाक से, लेकिन जब मुंह से, लेकिन जब हम ईंट बोल रहे हैं, एक बार आप बोलिए ईंट, जब आप ईंट बोलेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि वायु का प्रमुख अंश मुंह के साथ साथ नाक से बाहर निकल रहा है। अब आपके जहन में एक बात और आ रही होगी कि ईंट में तो यहां मात्र अनुस्वार लग रहा है और मात्र अनुस्वार को तो हमने अनुनासिक में शामिल किया ही नहीं। तो एक बात फिर महत्वपूर्ण रहेगी, लगभग भर्ती परीक्षाओं में यह बात पूछी गई है, स्टार रेटिंग वाली ये बात है, आप हमेशा इसे याद रखना कि यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जाए, यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जाए और वहां केवल अनुस्वार लगा हो तो उसे भी हम कहेंगे अनुनासिक। ठीक है, तो यह है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर रहे दो प्रकार के, अनुनासिक और निरुनासिक। अब हम बात करते हैं जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के। पहले स्वर है अग्र स्वर, फिर है मध्य स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कई बार हम इनको केवल रटने का प्रयास करते हैं और मनोविज्ञान ये कहता है कि रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहता। आज हम केवल समझते ही नहीं, जब हम समझें तो आप ये देखिए, अग्र मतलब आगे का भाग, किसका आगे का भाग? जीवा का आगे का भाग, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा का आगे का भाग क्रियाशील रहे वे अग्र स्वर हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा का बीच का भाग क्रियाशील रहे वे मध्य स्वर है, अर्थात बीच का भाग ऊपर नीचे हिले डुले। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा का पीछे का भाग पश्च, अर्थात पीछे का भाग क्रियाशील रहे वे हैं पश्च स्वर। यहां जीवा की स्थिति भी हम एक बार अंकित कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि वायुदाब आ रहा है जीवा के इस भाग पर, अग्र भाग पर, जब जीवा के अग्र भाग पर वायुदाब आपको लगे तो कह दीजिए अग्र स्वर। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपको लगे कि वायुदाब जो है वो जीवा के बीच वाले भाग पर आ रहा है तो यहां से उच्चारित होने वाले स्वर हो जाएंगे पश्च स्वर। और जो जब वायुदाब आए जीवा के पीछे के भाग पर तो यहां से उच्चारित होने वाले स्वर हो जाएंगे पश्च स्वर। अब आप जो स्वर हैं उनका उच्चारण करके देख सकते हैं। यहां मैं 3 समूह बना देता हूं आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए। पहला समूह है
ई ई ए आई। ये पहले समूह के 4 स्वर हैं। दूसरा समूह है ए। अगला समूह है आ ई ई उ ऊ ओ अ। क्षमा करें, यहां ये 2 स्वर नहीं आएंगे, तो 2 स्वर हैं आ उ ओ अ। ये जो 3 समूह हमने बनाए, इनमें हम केवल उच्चारण करके देखेंगे। पहले समूह के अंतर्गत ई ई ए आई, दूसरे समूह में ए, तीसरे समूह में आ उ ओ अ। अब हम उच्चारण करके देखते हैं। जब आप ई का उच्चारण कर रहे हैं, एक बार बोलिए ई। जब आप ई का उच्चारण कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि आपके जो जीवा का आगे का भाग है वो नीचे के दांतों के मसूड़ों के पास आ रहा है। जब जीवा का अग्रभाग नीचे के दांतों के मसूड़ों के पास आ रहा है, अर्थात वायुलाभ आ रहा है अग्रभाग पर, तो अग्र स्वरों की संख्या हो जाती है 4। ई ई ए आई। ये जो स्वर हैं ये हो जाते हैं अग्र स्वर। फिर है मध्य स्वर। आप उच्चारण कीजिए ए। जब आप ए का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वायुलाभ है वो बीच भाग में आ रहा है। जब बीच भाग में आ रहा है तो जो ए स्वर है वो कहलाएगा मध्य स्वर। और जो बाकी के बच गए, जो भी स्वर बचे, उन्हें हम कहेंगे पश्य स्वर। तो आ उ ओ औ। ये जो 5 स्वर हैं ये कहलाए पश्य स्वर। ये रहा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। अब अगली बात ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर। और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तमुखी या वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वृत्ताकार। दूसरा अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार आगे से गोल हो जाए, लाइक वृत्त के समान, तो वे कहलाए वृत्तमुखी या वृत्ताकार, और ना हो तो अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। ये सबसे सरल है। जब दोस्तों आप उच्चारण करते हैं उ ओ औ का, तो आप पाएंगे आपके होठों का आकार आगे से गोल हो जाता है वृत्त के समान, तो ये कहलाए वृत्तमुखी या वृत्ताकार। और बाकी के जो स्वर हैं ए आ ई ए, क्षमा करें, ए आई, ये जो स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार आगे से गोल नहीं होता, तो ये कहलाए अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। अब हमारा अंतिम और सर्वप्रमुख जो वर्गीकरण है वो रहा मुखाकृति। और जगह की कमी की वजह से हम इधर ऊपर की तरफ लिख सकते हैं, ये मुखाकृति। मुखाकृति। और मुखाकृति के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं 4 प्रकार के। इसको समझने से पहले हम पहले मुख आकृति को पुनः समझ लेते हैं। जैसे मानिए ये आपके ऊपर के दंत हैं। जो दंत हैं उनके ऊपर जो मांसल भाग चढ़ा रहता है ये मसूड़े हैं। मसूड़ों के ऊपर कोमल त्वचा तालु है और तालु के आगे गहरा भाग मूर्धा है, और ये नीचे के दंत है। और इधर से हम मुखवियर को बंद कर देते हैं, ये कंठ वाली स्थिति आ जाती है। अब आप पाते हैं जब आप किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कई बार तो आपकी जीवा यहां रहती है, कई बार आपकी जीवा यहां रहती है, और कई बार जीवा आपकी यहां रहती है। ये जीवा की हमने 3 स्थितियां बनाई है। जीवा की इन तीनों स्थितियों को यदि दोस्तों आप देखें तो ये जो पहली स्थिति है इसमें वायु को निकलने के लिए जगह इतनी, मतलब वायु जीवा के ऊपर से निकलेगी। जब वायु की जीवा के ऊपर से निकलेगी तो सर्वाधिक जो जगह है वो नंबर 1 में मिल रही है, इससे कम जगह 2 में मिल रही है, और सबसे कम जगह मिल रही है
3 में, यही मुखाकृति है। मुखाकृति से तात्पर्य मुख विवर का खुलना। और इस आधार पर जो स्वर है वो है 4 प्रकार के। पहले स्वर है समृद्ध, दूसरे स्वर है अर्धसमृद्ध, तीसरे स्वर है विवृत, और चौथा जो वर्गीकरण है वो है अर्धविवृत। ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुखाकृति के आधार पर। आप दोस्तों अब स्वरों का उच्चारण करके देखिए, बातें स्वतः ही सरल हो जाएगी। इसके लिए फिर मैं आपके सामने एक समूह बना देता हूं, केवल आप उच्चारण करके देखना। ये 4 समूह हमने बना दिए। अब चारों समूह में हम स्वर लिख देते हैं। पहले समूह में हमने लिखा है आ, दूसरे समूह में हमने लिखा है ई ई उ ऊ, तीसरे समूह में लिखा है ए ओ, चौथे समूह में लिखा है ए आई औ। ये 4 समूह आपके सामने हैं। अब आपको उच्चारण करके देखना है। हम ये कह रहे हैं, पुनः सुनिए, कि मुखाकृति के आधार पर स्वर हुए कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर सबसे कम खुले। ध्यान रखना, अर्थात यहां से जब वायु निकल रही है तो वायु को निकलने के लिए जगह सबसे जब कम मिले तो कहलाए समृद्ध। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर सबसे ज्यादा खुले, मतलब सबसे ज्यादा जब जगह खुलेगी तो विवृत स्वर होंगे। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा, देखो नाम तो है अर्धसमृद्ध और इसकी स्थिति है समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा, तो अर्धसमृद्ध। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर विपरीत से कम और अर्धसमृद्ध से ज्यादा खुले तो अर्धविपरीत कहलाए। अब आप ये देख रहे होंगे, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं आ, फिर हम उच्चारण कर रहे हैं ई, फिर हम उच्चारण कर रहे हैं ए, फिर हम उच्चारण कर रहे हैं ए। जो 4 समूह हैं उनमें एक एक वर्ण हम ले रहे हैं। पहला समूह में एक वर्ण लिया हमने आ, क्योंकि वर्ण भी एक ही है, फिर ई, फिर ए, फिर ए। जब आप आ का उच्चारण कर रहे हैं, ई का उच्चारण कर रहे हैं, ए का उच्चारण कर रहे हैं और ए का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आ का उच्चारण करते समय मुख विवर सबसे ज्यादा खुल रहा है। जब आ का उच्चारण करते समय मुख विवर सबसे ज्यादा खुल रहा है तो विपरीत जो स्वर है वो हो जाता है आ। सबसे कम जो मुख खुल रहा है वो ई वाली स्थिति में खुल रहा है, तो समृद्ध स्वरों की संख्या हो जाती है 4 ई उ ऊ। ये जो 4 स्वर हैं ये समृद्ध हैं। फिर जब ई के बाद में आप बोलिए ए, एक बार बोलिए ए, फिर बोलिए आई। जब आप ए का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख विवर कम खुल रहा है और आई में ज्यादा खुल रहा है, तो अर्धस्वरित स्वरों की संख्या हो जाती है 2 ए और ओ। और जो बाकी के बच गए वो अर्धविपरीत, जिसमें ए आई औ। ये रहा दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे यहां से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि अनेक भर्ती परीक्षाओं में यहां से एक प्रश्न आता है और संपूर्ण इस रेखा चित्र की जानकारी पूछ ली जाती है। आगे की कक्षाओं में हम बात करेंगे यहां से पूछे जाने वाले प्रश्न तथा व्यंजन। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री कृष्ण।